जून 1923 में जब भारत लौटे बैरिस्ट्री पास करके, तो उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। यहाँ पर बाबा साहब के साथ भी बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ना किया। कहते हैं कि प्रबुद्ध बन जाने के बाद जो ख्याति प्राप्त हो जाते हैं उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत में उनकी ख्याति कोई महत्व ही नहीं रखती थी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से वो पास करके आए थे भारत, और बंबई उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस इस ख्याल से करना चाहते थे कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने लोगों को स्वतंत्र व्यवसाय में वो मदद कर सके। ये सोच करके बाबा साहब ने न्यायपालिका के इस बैरिस्ट्री काम को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो काम करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय जाने लगे। लेकिन भारत जो जाति सिस्टम से जकड़ा हुआ है, उस सिस्टम के कारण बाबा साहब को बहुत अपमानित कर झेलना पड़ा। वहां का जो चपरासी पानी पिलाता था वो बाबा साहब को पानी नहीं देता था। तो दोस्तों, ये जो जाति सिस्टम है, इसके कारण बाबा साहब बहुत प्रताड़ित हुए। बाबा साहब ने जो ख्याति प्राप्त की थी, वो ख्याति प्राप्त कोई संजोगवश नहीं था, भाग्य नहीं किया था। उनका संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ भावना, निष्ठा, वचनबद्धता के बल पर वो आगे बढ़े थे। और लेकिन भारत में इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। भारत में जाति की वैल्यू है। भारत में जो कास्ट सिस्टम है, उस आधार पर अगर आप कितनी भी ख्याति प्राप्त हो लें, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो हमें बाबा साहब के लाइफ से जानने को मिला। न्यायालय भी अछूता नहीं रहा। न्यायालय जहां पर न्याय होता है, उस जगह भी बाबा साहब को अपमानित झेलना पड़ा। तो बाबा साहब का दिमाग ठनका। सोचे कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हमारे समाज का क्या होगा। ये सब सोचने के बाद दोस्तों, कि बाबा साहब ने ये सोचा कि पढ़ाई करने के बावजूद जाति पीछा नहीं छोड़ती। वहां के कैंटीन में चाय वाला भी बाबा साहब को चाय नहीं देता था। असाधारण विधि संबंधी कुशाग्रता होने के बावजूद जाति का हृदय विदारक दंश बाबा साहब को झेलना पड़ा। और जो सोचकर इस व्यवसाय में बाबा साहब ने कदम रखा था कि अपने लोगों को सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए जो कार्य कर सकेंगे, उसका सपना उनका पूरा नहीं हो सका, अधूरा रह गया। बाबा साहब छटपटा करके रह गए। लेकिन इस अपमान, अनादर और घोर भेदभाव ने बाबा साहब की दृढ़ता को और मजबूत कर दिया, और शोषित वर्गों के लिए लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जो जोरदार प्रयास किया बाबा साहब ने, उसमें क्या क्या था। बाबा साहब ने संगठन बनाए, बाबा साहब ने राजनीतिक दल का गठन किया, बाबा साहब ने समाचार पत्र शुरू किए, सामाजिक साप्ताहिक पत्र शुरू किए, लोगों में एकता को समझाने के लिए उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास बाबा साहब ने किया। जो हम आर्टिकल 340, तो आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब, जो बाबा साहब ने एक सूत्र में
लोगों को बांधने का प्रयास किया, जिससे कि उन्हें मानवीय जिंदगी जीने में कोई संकट उत्पन्न न हो। और संविधान में सभी वर्गों को उन्होंने, जब उन्हें मौका मिला तो संविधान में सभी वर्गों को उन्होंने उचित प्रतिनिधित्व देने की बात की और सभी के लिए बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट दिए। तो दोस्तों, बाबा साहब के साथ जो ये अमानवीय व्यवहार हुए, उच्च न्यायालय, एक स्टेट का उच्च न्यायालय जहां पर कि जाके आदमी न्याय की भीख मांगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें न्याय दीजिए, वो न्याय का मंदिर माना जाता है। लेकिन उस जगह भी बाबा साहब के साथ प्रताड़ना हुई। बाबा साहब को मेंटली हंट किया गया, बाबा साहब की बात नहीं सुनी जाती थी। बाबा साहब के दिल में जो अपने समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति के कार्य करने के लिए जो उन्होंने सोचा था स्वतंत्र व्यवसाय के माध्यम से, वो पूरा नहीं हो सका। तो बाबा साहब ने ये संगठन बनाए, राजनीतिक दल बनाए कि इस माध्यम से किसी प्रकार हम अपने समाज को कुछ देने का प्रयास करेंगे, कुछ करेंगे उसके लिए। दोस्तों, यह सब भारतीय संविधान बनने के पहले की बात है। बाबा साहब ने हर संभव प्रयास किया है। हम देखते हैं समाज में एक बात बहुत पहले चलती थी और नादानी बस ये मैं भी कहा करती थी, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इट्स रॉन्ग फ्रेंड। कहने का मतलब, बाबा साहब का कोई मिशन पूरा नहीं रहा। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में सारे मिशन को, जो बाबा साहब का समाज के प्रति काम था, वो सारे काम को बाबा साहब पूर्ण करके गए संविधान के रूप में। अब हम अगर बाबा साहब के संविधान को नहीं समझते हैं तो बाबा साहब के मिशन को समझना आसान काम नहीं होगा। इसलिए बंधु, देश संविधान से चलता है। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो ये उसकी उदंडता मानी जाएगी, लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलता रहे, इसकी संकल्पना देश के हर नागरिकों को लेना पड़ेगा। तभी हम जो आज इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, बोलने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 दिया, आज हम बोल रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रह के बोल रहे हैं। एक अच्छा इंसान तभी हम माने जाते हैं जब संवैधानिक दायरे में बोलते हैं। ये गाली गलौज करना, सोशल मीडिया हमें एक हथियार मिला है, अच्छा हथियार मिला है। सोशल मीडिया का हम खूब उपयोग करें, लेकिन उसका दुरुपयोग न करें। इसलिए हम संवैधानिक दायरे, मतलब कि आप ऐसी बात ना बोलें जिससे कि अपने लोगों को तकलीफ हो जाए, ऐसी बात हम ना बोलें। गाली गलौज ना करें। उस गाली का जवाब कोई दूसरा भी जवाब हो सकता है, पर्यायवाची के रूप में दीजिए, अपना बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे बाबा साहब ने किया। बाबा साहब की जीवनी पढ़ने से तो ये सब चीज की ज्ञान मिलती चली जाती है। तो दोस्तों, बाबा साहब ने जितनी तकलीफ झेली है, बाबा साहब ने जो समाज को दिया है, उसे हम आत्मसात करें, उसे हम अंगीकार करें, तब हम एक सफल नागरिक के रूप में भारत को प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यही बात करना चाहते थे आपसे कि बाबा साहब अगर वकील बनकर के, बैरिस्टर बनकर के भी बाबा साहब को अपमानित झेलना पड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें तो कहीं भी गाजर मूली की तरह काट देते हैं लोग। बाबा साहब के संविधान रहते हुए ये काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम संविधान नहीं जानते हैं, संविधान पढ़ते नहीं हैं, संविधान का लाइन नहीं जानते हैं कि बाबा साहब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है। पहला अक्षर है भारतीय संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, हम भारत के लोग हैं। तो भारत के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है फंडामेंटल राइट में, प्रिंसिपल पॉलिसी में, उसे जानकारी हासिल करें और अपना हक प्राप्त करें। जय संविधान।